केरल के एक छोटे से गांव में, जहां नारियल के पेड़ आकाश से बातें करते हैं और हर गली में चाय की महक बसी रहती है, वहीं एक पुराना घर था। उस घर की दीवारें अब थोड़ी झुक चुकी थीं, खिड़कियां जंग खा चुकी थीं और छत हर बारिश में एक नई जगह से टपकती थी। लेकिन उस घर में कुछ था जो कभी नहीं बदला, माँ लक्ष्मी का स्नेह और उसकी यादें। लक्ष्मी अब 60 की उम्र पार कर चुकी थीं। उनके बालों में सफेदी समय की गवाही देते थे और उनके हाथों की लकीरों में सालों की मेहनत छिपी हुई थी। पति रमेश की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही 3 बच्चों राजीव, अरुण और मीना को पाल पोस कर बड़ा किया। उस जमाने में जब औरतें घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं, लक्ष्मी ने खेतों में काम किया, लोगों के कपड़े धोए और मंदिरों में साफ सफाई की, बस इस उम्मीद में कि उनके बच्चे एक दिन आराम से जी सकें। उनके घर के पूजा स्थान पर एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी। उसी में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिस पर उन्होंने सफेद रंग से रमेश लिखा था। यह वही डिब्बा था जिसमें उनकी शादी की सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र और एक पुराना खत रखा था, भी खत जो रमेश ने शादी के बाद लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, लक्ष्मी, ये चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं, हमारे जीवन की डोर हैं। इन्हें तब तक संभाल कर रखना जब तक हमारा प्यार जिंदा है। हर सुबह लक्ष्मी वही डिब्बा खोलती, मंगलसूत्र को हल्के से छूती और आंखें बंद कर रमेश की मुस्कान याद करती। उनके लिए वह डिब्बा सिर्फ सोने का नहीं था, बल्कि एक पूरा जीवन था, सपनों से भरा, संघर्षों से गुजरा और प्रेम से लबालब। गांव में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। आसमान लगातार कई दिनों से रो रहा था और हवाएं रात को खिड़कियां हिलाती थीं। लक्ष्मी अक्सर चूल्हे के पास बैठती, लकड़ी जलाकर हाथ सेंकती और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, कहाँ चले गए वो दिन जब राजीव मिट्टी में खेलता था, अरुण किताबें पढ़ता था और मीना उसके आंचल को पकड़कर मंदिर तक दौड़ती थी। अब वह तीनों अलग अलग शहरों में रहते थे। राजीव मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में, शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। अरुण चेन्नई में इंजीनियर था और मीना अपने पति और 2 बच्चों के साथ कोयम्बटूर में। शुरू में वे हर महीने फोन करते थे, त्योहारों पर पैसे भेजते थे, लेकिन अब वो भी कम होता जा रहा था। लक्ष्मी समझती थीं, जिंदगी की भागदौड़ में समय नहीं मिलता, लेकिन एक माँ का दिल कभी नहीं मानता। उस दिन भी बारिश हो रही थी। लक्ष्मी अपने पुराने स्टील के डिब्बे से चावल निकाल रही थीं, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने राजीव खड़ा था। बारिश में भीगा हुआ, चेहरा थका हुआ और आंखों में कुछ छिपा हुआ। अम्मा, उसकी आवाज में कंपन था। राजीव, इस वक्त? अंदर आओ बेटा, लक्ष्मी ने जल्दी से तौलिया दिया और चूल्हे की तरफ इशारा किया, बैठो, आग सेंको। राजीव ने कुछ खाया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बोला, अम्मा, एक बात कहनी थी। लक्ष्मी समझ गई थी। बेटे की आंखों में छुपा दर्द वो पढ़ सकती थीं। मैं बहुत मुश्किल में हूं। बिजनेस में घाटा हुआ है। कुछ लोगों से उधार लिया था। अब वो लोग पैसे मांग रहे हैं। बहुत डर लग रहा है अम्मा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठीं, उस लकड़ी की अलमारी तक गईं, डिब्बा निकाला और धीरे से उसे खोला। उस मंगलसूत्र को हाथ में लिया जो उन्होंने शादी के दिन पहना था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा शांत था। ये लो राजीव, उन्होंने डिब्बा बेटे के सामने रखा। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी थी। मैंने इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन अगर ये तुम्हारी जान बचा सकता है तो इससे बेहतर उपयोग और क्या होगा। राजीव ने डिब्बा उठाया, जल्दी से कपड़े पहने और जाने लगा। एक पल को भी नहीं रुका। लक्ष्मी ने चाहा कि वो पलटे,
कुछ कहे, एक बार गले लगाए, लेकिन नहीं। दरवाजा बंद हुआ और पीछे सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। लक्ष्मी खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। वो चुपचाप भीगती खिड़की के शीशे को देखती रहीं। शायद सोच रही थीं, क्या ये वही बेटा है जो बचपन में उनके आंचल से चिपक कर रोता था? क्या वक्त इतना बदल देता है? उन्होंने दिया जलाया, रमेश की तस्वीर के सामने बैठीं और कहा, रमेश, मैंने तुम्हारी आखिरी निशानी दे दी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन एक माँ अपने बेटे को मरते नहीं देख सकती। उस रात जब बिजली चमक रही थी और हवा की आवाज दीवारों को थरथरा रही थी, लक्ष्मी अपनी चारपाई पर बैठी रहीं। डिब्बा अब खाली था, लेकिन उनकी गोद यादों से भरी हुई। अगली सुबह सूरज नहीं निकला, लेकिन आसमान थोड़ा साफ था। लक्ष्मी ने आंगन बुहारा, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन उनके दिल में एक खामोशी घर कर चुकी थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ माएँ समझती हैं। बरसात अब लगातार तीसरे दिन हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और लक्ष्मी अम्मा आंगन में बैठे पुराने मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थीं। आज रमेश की पुण्यतिथि थी। हर साल की तरह उन्होंने सुबह स्नान किया, पूजा की और हलवा बनाया। दरवाजे पर पहली दस्तक अरुण की थी। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरा गंभीर। उसके पीछे मीना आई, पति और दोनों बच्चों के साथ। आखिर में राजीव भी पहुंचा, पत्नी और बेटे रोहित के साथ। सब धीरे धीरे आंगन में जमा हो गए, लेकिन वह गर्मजोशी कहीं नहीं थी जो एक परिवार के बीच होनी चाहिए। अम्मा, हलवा की खुशबू तो अब भी वैसी ही है। अरुण ने मुस्कुराने की कोशिश की। लक्ष्मी ने सबको आशीर्वाद दिया, सबके सिर पर हाथ फेरा। तुम लोग आए, बस यही सबसे बड़ा सुख है मेरे लिए, उन्होंने कहा, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन रह गया। वह जानती थीं कि ये आना अब सिर्फ रस्म बनकर रह गया है। खाना बनने लगा। मीना और अम्मा ने रसोई में काम संभाला, लेकिन मीना की आंखें लगातार मोबाइल पर थीं। उसकी सास ने भी मदद नहीं की, बस बैठक में बैठी टीवी देखती रही। राजीव का बेटा रोहित मोबाइल पर गेम खेल रहा था और उसकी पत्नी ने किसी से बात करते हुए कहा, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता ढंग से। अम्मा को भी किसी शहर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। लक्ष्मी ने यह बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके कान अब भी सब सुनते थे, लेकिन उनका दिल अब टालना सीख गया था। दोपहर को सबने पूजा की। रमेश की तस्वीर के आगे दीपक जलाया गया और आरती हुई। बच्चों ने झूठी श्रद्धा से आंखें बंद कीं। लक्ष्मी चुपचाप देखती रहीं, एक माँ की तरह जो अपने बच्चों में रमेश की परछाई तलाशती है। आरती के बाद सब बैठकर खाना खाने लगे। चावल, सांभर, पोरियाल और पापड़। बातचीत पहले हल्की फुल्की थी, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, मुंबई की ट्रैफिक। फिर अचानक राजीव ने बात घुमा दी। अम्मा, पिछली बार जब गांव का तहसीलदार मिला था, उसने कहा था कि हमारे पीछे वाले खेत पर सरकार की नजर है। हाईवे बनने वाला है। वो जमीन अगर हम बेच दें तो अच्छा पैसा मिल सकता है। अरुण ने सिर हिलाया, हाँ, वो जमीन अब वैसे भी खाली पड़ी है। हम में से कोई वहां खेती नहीं कर रहा। मीना ने भी हामी भर दी, अगर पैसा आ जाए तो बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। अम्मा को भी अच्छे से रखा जा सकता है। लक्ष्मी चुप थीं। वह जानती थीं कि यह जमीन रमेश ने अपने हाथों से जोड़ी थी, एक एक टुकड़ा बचाकर, खेत जोतकर। अगर सबकी सहमति हो, राजीव ने कहा, तो बेच देते हैं। पैसा 3 हिस्सों में बंट जाएगा। और एक बात और, अब सबकी निगाहें उस पर थीं। अम्मा अब अकेली नहीं रह सकती।
गांव में उनका अकेले रहना सुरक्षित भी नहीं है। क्यों न हम लोग तय करें कि हर महीने अम्मा एक एक के पास रहें। एक महीने मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोयम्बटूर। सबकी जिम्मेदारी बराबर। मीना ने तुरंत कहा, हाँ, अच्छा विचार है। वैसे भी अम्मा अकेले कितना कर सकती हैं? अरुण ने सिर झुकाया। उसे कुछ खटक रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। लक्ष्मी अब भी चुप थीं। उन्होंने बस धीरे से कहा, जैसा आप सब उचित समझें। राजीव ने कहा, तो पक्का। मैं पेपर तैयार करवाता हूं। जमीन की बिक्री भी करवा लेंगे। और अम्मा, आप तैयार रहिए, 2 दिन बाद आप मेरे साथ मुंबई चलेंगी। मीना की सास ने धीरे से कहा, अच्छा है, मेरे घर में थोड़ी जगह बचेगी। लक्ष्मी के दिल में कुछ टूटा। उन्होंने हलवा का एक चम्मच मुंह में डाला, लेकिन स्वाद कहीं खो गया था। वह जानती थीं कि यह प्यार से लिया गया निर्णय नहीं था, यह एक बोझ को बांटने का तरीका था। शाम को जब सब जाने लगे, तो लक्ष्मी ने सबको तिलक लगाया, प्रसाद दिया और दरवाजे तक छोड़ने आईं। राजीव ने कहा, अम्मा, 2 दिन में पैकिंग कर लीजिएगा। रोहित आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। लक्ष्मी मुस्कराई, हाँ बेटा, कर लूंगी। लेकिन जब वह भीतर लौटीं तो उनकी चाल धीमी हो गई थी। उन्होंने पूजा की जगह पर दिया फिर से जलाया और रमेश की तस्वीर को देखा। देखो रमेश, अब मैं तुम्हारी जमीन भी दे रही हूँ। और अब तुम्हारे बच्चों के घर भी, लेकिन शायद अब ये भी मेरा नहीं रहा। रात भर बारिश गिरती रही। लक्ष्मी की आंखें खुली रहीं। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा था। उनका घर अब किसी और की योजना में एक टिक मार्क था। बिस्तर पर लेटे-लेटे उन्होंने आंखें मूंद लीं। अगले 2 दिन में उन्हें मुंबई जाना था। लेकिन उनके मन में कहीं एक डर घर कर गया था, क्या अब वो कभी इस घर में लौटेंगी? मुंबई जाने से पहले की रात अम्मा लक्ष्मी ने घर के हर कोने को एक बार फिर ध्यान से देखा। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जिस रसोई में रोज चूल्हा जलता था, वहां अब सन्नाटा पसरा था। उन्होंने अपने कपड़े समेटे, पूजा की कुछ किताबें, एक पुरानी तस्वीर जिसमें रमेश, वह और तीनों बच्चे एक साथ मुस्कुरा रहे थे, उन्हें कपड़े के एक थैले में रखा और धीमे से आह भरी। राजीव 2 दिन बाद सुबह सुबह आ गया। टैक्सी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। अम्मा, जल्दी कीजिए, फ्लाइट छूट जाएगी। लक्ष्मी ने घर की देहरी पर एक आखिरी बार पैर रखा, मुंह में तुलसी का पत्ता डाला और मटमैले पायदान को छूकर प्रणाम किया। मन में एक संकल्प था, अगर ये घर मेरा रहा तो मैं लौटूंगी, अगर नहीं तो यहीं की मिट्टी में मिल जाऊंगी। मुंबई की चकाचौंध अम्मा के लिए नई नहीं थी, लेकिन अब वह एक मेहमान की तरह थीं। राजीव के घर में एक कमरा उन्हें दिया गया, सामान्य सा, बगल में स्टोर रूम। कमरे की खिड़की से बाहर हाईवे दिखता था और दूर दूर तक कोई मंदिर की घंटी नहीं सुनाई देती थी। राजीव की पत्नी कविता ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर मुस्कान में अपनापन नहीं था। अम्मा, चलिए, आपको कमरा दिखा देती हूँ। रोहित स्कूल गया है, शाम को मिलेगा। अम्मा ने सिर हिलाया, चुपचाप सामान रखा और खिड़की के पास बैठ गईं। शुरुआती दिन शांति से बीते। अम्मा सुबह सुबह उठतीं, पूजा करतीं, थोड़ा खाना बनाने में मदद करतीं, लेकिन कविता को यह पसंद नहीं आता था। एक दिन जब अम्मा ने सारा खाना बिना पूछे बना दिया, कविता ने तंज कसते हुए कहा, अम्मा, यहाँ हम टाइम टेबल से चलते हैं। ये गांव नहीं है जहां जब जी चाहा रोटियां बेल लीं। राजीव ने भी कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल पर व्यस्त रहा। अम्मा समझ गई यह घर उनका नहीं है। यहाँ हर बात पूछकर करनी होती है,
हर काम तौलकर बोलना होता है। रात को जब खाना परोसा गया, कविता ने अम्मा की थाली में एक रोटी, थोड़ा चावल और सब्जी रखी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित ने धीरे से पूछा, दादी, आपको मीठा पसंद है? अम्मा मुस्कुरा पड़ी, हाँ बेटा, हलवा बहुत पसंद है। यहाँ तो मम्मी हलवा कभी नहीं बनाती, रोहित ने मासूमियत से कहा। कविता ने घूर कर देखा, शांत रहो, खाना खाओ। रात को कमरे में अम्मा अकेली बैठी रहीं। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें रमेश की बातें याद आईं, अगर कभी बच्चे तुम्हारी कद्र न करें तो जान लेना कि तुमने उन्हें सब कुछ दे दिया है, सिवाय अपने लिए कुछ बचाया नहीं। एक दिन अरुण का फोन आया। अम्मा, अगले महीने आपकी ट्रेन चेन्नई के लिए बुक है। मैं लेने आ जाऊंगा स्टेशन पर। अम्मा को झटका सा लगा। अभी महीने भर भी नहीं हुआ था कि अगली जगह की तैयारी हो गई। ठीक है बेटा, उन्होंने बस इतना कहा। राजीव के घर का आखिरी सप्ताह और भी कठिन था। एक दिन कविता की 500 रुपए की नोट गायब हो गई। पूरे घर में हंगामा मच गया। पर्स में रखा था, सोफा के पास। अब नहीं है, कविता चिल्लाई। राजीव ने पूछा, क्या अम्मा के कमरे में देखा? कविता चुप रही, पर उसकी नजरें सब कह रही थीं। राजीव अम्मा के पास आया। अम्मा, आपने कुछ पैसे देखे क्या? लक्ष्मी ने चौंक कर देखा, नहीं बेटा, मैं तो सुबह से पूजा में थी। आपके कमरे में जरा देख लेते हैं। उसने बिना अनुमति के कमरे का दरवाजा खोला और अम्मा का थैला उलट दिया। कुछ नहीं निकला। कविता दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन माफी नहीं मांगी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर टंगी रमेश की तस्वीर को देखा। उस रात उन्होंने निर्णय ले लिया। सुबह जल्दी उठीं, कपड़े बांधे, वही पुरानी तस्वीर और पूजा की किताबें लीं और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। स्टेशन तक पैदल गईं। चेन्नई जाने वाली ट्रेन 3 घंटे बाद थी, लेकिन अम्मा किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठीं। वो स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठ गईं, थकी हुई, अपमानित और अकेली। उसी दिन मुंबई में बारिश फिर से शुरू हो गई। शहर में कोई नहीं जानता था कि एक बूढ़ी माँ, जिसे कभी घर का मंदिर कहा जाता था, अब न सड़क की थी, न घर की। मुंबई स्टेशन के बाहर बारिश धीमी हो चली थी, लेकिन लक्ष्मी अम्मा की मन की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह स्टेशन के एक कोने में बैठी थीं, पीठ से भीगा हुआ थैला टिकाए हुए, भीड़ की अनदेखी में खोई हुई। ट्रेन चेन्नई को जाने वाली थी, पर अम्मा अब किसी दिशा की ओर नहीं थीं। उनके जीवन की पटरी कहीं और जा चुकी थी, वहां जहां सम्मान की कोई मंजिल नहीं, सिर्फ इंतजार है। 2 दिन तक अम्मा इधर उधर घूमती रहीं। फुटपाथों पर सोईं, मंदिरों में भीख नहीं मांगी, बस चुपचाप एक कोने में बैठ जातीं। भूख लगती तो चाय की दुकान के पास बैठकर उबालते पानी को देखतीं, और कोई अगर अधूरी चाय छोड़ जाता तो उस कप को उठा लेतीं। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक लंबी थकान थी, जैसे शरीर से नहीं, आत्मा से। तीसरे दिन वो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंची, जहां एक बेकरी की खुशबू गली को मीठा कर रही थी। बाहर बेंच पर बैठीं, दीवार से पीठ टिकाई और आंखें मूंद लीं। तभी भीतर से एक आवाज आई, कौन है वहां? बारिश में भीग क्यों रही हो? वह आवाज प्रिय की थी, एक युवा लड़की, जिसने हाल ही में अपनी छोटी सी बेकरी खोली थी। सफेद एप्रन पहने, हाथों में आटा लगा हुआ और आंखों में जिज्ञासा। अम्मा ने सिर उठाया, धीमे से कहा, बस बैठने को जगह चाहिए थी। चला जाऊंगी अभी। प्रिय ने आगे बढ़कर कहा, नहीं अम्मा, अंदर आ जाइए। यहां तो बारिश लग रही है। चाय पीजिए, गर्म है। अम्मा थोड़ी हिचकी, फिर भीतर आ गईं। बेकरी में मिठास ही नहीं, गर्माहट भी थी।
प्रिय ने उन्हें कुर्सी दी, एक कप चाय और साथ में 2 बन टोस्ट रखे। नाम क्या है आपका? प्रिय ने पूछा। लक्ष्मी, उन्होंने धीरे से कहा। आपके घरवाले कहाँ हैं? अम्मा ने कुछ देर चुप रहकर उत्तर दिया, अब कोई घर नहीं रहा। और घरवाले? वे व्यस्त हैं। प्रिय कुछ नहीं बोली। वह समझ गई थी कि इस औरत की चुप्पी में एक पूरी कहानी छिपी है। उस रात प्रिय ने अम्मा को बेकरी के पीछे बने अपने छोटे कमरे में रुकने को कहा। कल चले जाना अम्मा, आज यहीं रुक जाओ। बाहर बहुत ठंड है। अम्मा ने पहली बार इतने दिनों में चैन की नींद ली। अगली सुबह प्रिय ने चाय के साथ पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप यहीं रहिए। मुझे किसी की जरूरत है जो दुकान में थोड़ा हाथ बटा सके और आपको छत मिल जाएगी। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने बस सिर झुका लिया। प्रिय के साथ अम्मा का नया जीवन शुरू हुआ। वह बेकरी में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कभी कभी आटा भी गूंथती। प्रिय उन्हें पार्टी कहकर बुलाने लगी। मिल में दादी के लिए उपयोग होने वाला शब्द। बेकरी का नाम था प्रिय केक शॉप, लेकिन अब मोहल्ले के लोग इसे पार्टी की बेकरी कहने लगे। अम्मा को फिर से जिंदा महसूस हुआ। यहाँ कोई उन्हें बोझ नहीं समझता था। प्रिय उन्हें सुबह चाय देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उनके हाथ की बनी इडली की तारीफ करती। एक दिन अम्मा ने प्रिय से पूछा, तू अकेली क्यों है बेटा? कोई परिवार नहीं? प्रिय मुस्कुराकर बोली, माँ बचपन में चली गईं। पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर मैं यहाँ आ गई। अब आप हैं न पार्टी? अम्मा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उन्हें पहली बार लगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी था जिसे उनकी जरूरत थी। लेकिन सुख की यह छोटी सी छाया ज्यादा देर नहीं ठहरी। एक दिन जब प्रिय ने देखा कि अम्मा बहुत खांस रही हैं, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने प्रिय को अलग बुलाकर कहा, ये फेफड़ों का कैंसर है। स्टेज 4। बहुत देर हो चुकी है। प्रिय के हाथ से रिपोर्ट फिसल गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। रात को अम्मा ने प्रिय की आंखों में आंसू देख लिए। धीरे से पूछा, कुछ छिपा रही हो क्या? प्रिय ने मना किया, पर अम्मा ने रिपोर्ट निकालकर खुद पढ़ ली थी। वह शांत रहीं। मैंने बहुत कुछ देखा है प्रिय। अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस यही छत, तेरी मुस्कान और ये बेकरी की खुशबू। यही मेरी आखिरी दवा है। प्रिय ने उन्हें गले लगा लिया। अम्मा ने एक आखिरी इच्छा जताई, मेरे बच्चों को मत बताना। मैं उनके लिए अब एक दायित्व नहीं बनना चाहती। मुझे अब किसी मजबूरी के कारण मिलने वाले प्यार की जरूरत नहीं। प्रिय ने सिर हिला दिया, पर भीतर कहीं कुछ हिल गया था। बेकरी की सुबहें अब अम्मा लक्ष्मी की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थीं। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करना, फिर प्रिय के लिए पानी गर्म करना, बेकरी की सफाई करना और फिर आटे में हाथ बंटाना। उनका जीवन दोबारा अर्थ से भर गया था। लेकिन शरीर अब वैसा नहीं रहा था। खांसी अब ज्यादा लंबी चलती थी और कभी कभी सांस चढ़ जाती थी। फिर भी अम्मा शिकायत नहीं करती थीं। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बनी रहती जो उन्होंने सालों पहले अपने बच्चों के लिए सीखी थी, दर्द को छुपाकर जीने की मुस्कान। प्रिय ने बेकरी का एक छोटा सा कोना अम्मा के लिए रख दिया था। एक पुराना झूला, कुछ धार्मिक किताबें और एक फोटो जिसमें अम्मा पूजा करती नजर आती थीं। वहां बैठी अम्मा कई बार ग्राहकों से बातें कर लेती, बच्चों को टॉफी देती और कई बार हाथ पकड़कर आशीर्वाद देती। लोग अब सिर्फ केक नहीं, दुआएं भी लेने आते थे। एक दिन प्रिय बेकरी की सफाई कर रही थी कि अचानक उसे अम्मा जमीन पर बैठी मिली। सांस तेज, चेहरा पीला और आंखें बंद। पार्टी? प्रिय चिल्लाई, क्या हुआ? आप सुन रही हैं?
अम्मा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, थोड़ी चक्कर आ गई थी, अब ठीक हूं। प्रिय उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई, कैंसर तेजी से फैल रहा था और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। प्रिय बाहर आकर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ में रिपोर्ट थी, लेकिन आंखें कहीं और। उस रात बेकरी बंद रही। अम्मा को जबरदस्ती आराम करने को कहा गया। प्रिय ने उनके कमरे में गर्म दूध रखा, दवाई दी और पास ही बैठ गई। पार्टी, प्रिय ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? हूँ, अम्मा ने उत्तर दिया। अगर एक बार फिर आपके बच्चों से मिलने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगी? अम्मा कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, प्रिय, हर माँ अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती है, लेकिन जो आंखें अब तक पहचानने से इनकार करती रही हों, उनके सामने आखिरी बार जाना सिर्फ आत्मा को और तोड़ देगा। प्रिय कुछ नहीं बोली। अगले दिन बेकरी फिर खुली। अम्मा धीरे धीरे ठीक होने लगीं, लेकिन प्रिय के मन में कुछ चल रहा था। एक दिन जब वह पुराने डिब्बों की सफाई कर रही थी, उसे एक पुराना छोटा सीसीटीवी कैमरा मिला जो कुछ समय पहले सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं था। जिज्ञासावश उसने रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरा पहले राजीव के घर में था, जब अम्मा वहां थीं। वही कमरा, वही सोफा, वही घटना जब अम्मा पर चोरी का शक किया गया था। प्रिय ने रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाया और फिर रुक गई। एक छोटा बच्चा, रोहित, खेलते खेलते अपनी माँ की पर्स से कुछ पैसे निकालता है, फिर दादी के कमरे में जाता है और मस्ती में वही नोट अम्मा के थैले में डाल देता है, फिर भूल जाता है। प्रिय के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो चोरी नहीं थी। प्रिय ने उसी पल निर्णय लिया। उसने डॉक्टर रवि को फोन किया, जो अम्मा का इलाज कर रहा था। डॉक्टर, क्या आप अम्मा के बच्चों से संपर्क कर सकते हैं? उनके पास सच्चाई जानने का हक है। डॉक्टर ने कहा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन क्या अम्मा को पता है कि आप यह करने जा रही हैं? प्रिय ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, लेकिन अब चुप रहना भी अन्याय है। अगले दिन प्रिय ने अम्मा के कमरे में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चुपचाप एक पेन ड्राइव में रखी। वह जानती थी कि समय कम है और बहुत कुछ कहने को बाकी। उसी दिन शाम को डॉक्टर रवि ने फोन किया। मैंने राजीव, अरुण और मीना से बात की है। वे आ रहे हैं 2 दिन में। प्रिय अम्मा के पास बैठ गई और धीरे से बोली, पार्टी, मेहमान आने वाले हैं। पुराने जाने पहचाने चेहरे। अम्मा ने कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें समझ आ गया था। प्रिय, उन्होंने कहा, अगर कुछ रह जाए अधूरा तो उसे तुम्हारी मुस्कान पूरी कर दे। प्रिय ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मा की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे अब वे अपने अंतिम पलों में किसी बोझ से मुक्त हो रही हों। वो रोटी जो सालों पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए बिना सब्जी के खाई थी, वो चुप्पी जो उन्होंने अपमान सहकर ओढ़ ली थी, अब धीरे धीरे किसी गर्म आंच में पिघल रही थी। प्रिय के मन में एक वाक्य गूंज रहा था, माँ कभी नहीं छोड़ती, बस चुप हो जाती है। बेकरी के भीतर उस सुबह एक अलग ही सन्नाटा था। प्रिय ने दरवाजा देर से खोला, झाड़ू धीरे से लगाई और बिना बोले चाय चढ़ा दी। अम्मा लक्ष्मी उस दिन ज्यादा थकी लग रही थीं। उनके हाथों में कंपन था और आंखों के नीचे नीला रंग गहराता जा रहा था। फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आज भी काम करूंगी, बैठने से और थकावट आती है। प्रिय ने कोई जिद नहीं की। वह अब अम्मा की आदतों को समझने लगी थी, उनकी चुप्पी, उनकी मुस्कान और उनका आत्मसम्मान। अम्मा कभी भी दया की नजर नहीं चाहती थीं। वो तो बस इतना चाहती थीं कि कोई उन्हें इंसान की तरह देखे, माँ की तरह माने।
उस दिन शाम को प्रिय ने पुराने शेल्फ से एक और डब्बा निकाला। इस बार उसमें कुछ पुराने कागज, कुछ रसीदें और एक छोटी सी डायरी थी। उसने वह डायरी अम्मा को दी और कहा, पाटी, ये आपकी लगती है। अम्मा ने हाथ में लेकर उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़े तो जान ले कि मेरा नाम लक्ष्मी है। लेकिन मैंने एक नाम और रखा था जो कभी लिया नहीं गया, वो नाम जो मैंने एक बेटी के लिए सोचा था, जो जन्म से पहले ही मुझसे छिन गई। प्रिय चौंक गई। पाटी, क्या आपके और भी बच्चे थे? लक्ष्मी ने बहुत देर बाद कहा, हाँ, एक बेटी और थी, या शायद है। मैंने उसे जन्म दिया था, लेकिन उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थीं कि रमेश ने उसे एक दूर के रिश्तेदार को सौंप दिया। तब हमें लगा कि हम उसे नहीं पाल सकते। प्रिय के हाथ कांपने लगे। क्या क्या आपको उसका नाम याद है? नहीं, अम्मा ने धीरे से कहा, नाम रखने का मौका ही नहीं मिला। प्रिय की आंखों में कुछ बदलने लगा था। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। मन में एक अजीब सी हलचल थी। क्या यह सिर्फ संयोग था कि वह अम्मा के जीवन में आई? क्या यह सिर्फ दया थी जिससे वह उन्हें संभाल रही थी, या फिर कुछ और? सुबह होते ही डॉक्टर रवि का फोन आया, अम्मा के बच्चे आज शाम तक पहुंचने वाले हैं। प्रिय ने बात अम्मा से नहीं की। वह चाहती थी कि यह मिलन बिना किसी पूर्वाग्रह के हो। शाम को जब दरवाजा खुला तो 3 चेहरों ने प्रवेश किया, राजीव, मीना और अरुण। तीनों के चेहरे थके हुए थे, आंखें झुकी हुईं और हाथ खाली। अम्मा उस समय पूजा के आसन पर बैठी थीं, हाथ में माला, आंखें बंद। अम्मा, राजीव ने कहा। अम्मा ने आंखें खोलीं, कुछ पल उन्हें देखा और फिर कुछ नहीं कहा। मीना आगे बढ़ी, हम बहुत शर्मिंदा हैं अम्मा। अरुण की आंखें भर आईं, हमें नहीं पता था कि आप इतना कुछ सह रही थीं। हमें लगा आप ठीक होंगी। प्रिय ने उस समय कमरे की दूसरी ओर जाकर उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाया जिसमें सीसीटीवी फुटेज था। तीनों भाई बहन ने वीडियो देखा, वो क्षण जब रोहित मां की जानकारी के बिना पैसे उनकी थैली में डाल देता है, जब कविता गलती से अम्मा पर इल्जाम लगाती है, जब राजीव चुप खड़ा रहता है। वीडियो के अंत में कमरे में बस सन्नाटा था। सन्नाटा जिसमें अम्मा की सच्चाई, दर्द और इज्जत सब दिखती थी। हमें माफ कर दो अम्मा, मीना ने अम्मा के पैरों में सिर रख दिया। लक्ष्मी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस धीरे से कहा, अब कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। जीवन भर मैं तुम लोगों के लिए जिया, अब मैं अपने लिए जी रही हूं, और वो जीवन मुझे प्रिय ने दिया है। प्रिय एक कोने में खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। राजीव ने धीरे से पूछा, क्या हम आपको अपने साथ ले जा सकते हैं अम्मा? नहीं, अम्मा ने शांत स्वर में कहा। अब मेरा घर यही है। ये बेकरी, ये कोना, ये चाय की महक, अब यही मेरी दुनिया है। तुम लोग देर से आए, लेकिन शायद सीख गए हो कि माँ को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान भी चाहिए होता है। तीनों भाई बहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात अम्मा ने प्रिय का हाथ पकड़कर कहा, अगर इस जीवन में कोई रिश्ता सच्चा निकला तो वो तू है। तू वो नाम है जो मैंने कभी नहीं लिया था, लेकिन अब तेरे बिना अधूरा हूं। प्रिय ने कहा, पाटी, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको अम्मा कहूं? लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया। उस रात पहली बार प्रिय ने अम्मा को गले लगाया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बेटी अपनी माँ को थामती है, सिर झुकाकर, न हाथ जोड़कर, बल्कि पूरी आत्मा से। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो बारिश गम की नहीं, जीवन के पुनर्जन्म की थी।
अगली सुबह बेकरी की खिड़की पर धूप की एक पतली किरण पड़ी जो धीरे धीरे लक्ष्मी अम्मा के चेहरे को छूने लगी। प्रिय ने जब दरवाजा खोला तो देखा अम्मा अपने पूजा के आसन पर नहीं थीं, बल्कि खिड़की के पास बैठी चुपचाप आकाश को देख रही थीं। चेहरा कुछ ज्यादा ही पीला, आंखों के नीचे गहरा साया और हाथों में हल्का सा कंपन। प्रिय ने जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, पाटी, तबीयत कैसी है आज? अम्मा ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया, आज सूरज ज्यादा चमकदार लग रहा है, जैसे मुझे विदा देने आया हो। प्रिय ने तुरंत डॉक्टर रवि को बुलाया। कुछ ही घंटों में वह बेकरी पहुंच गए। अम्मा का चेकअप करने के बाद उन्होंने प्रिय को एक कोने में बुलाकर कहा, वक्त अब बहुत कम है। शरीर जवाब दे रहा है। शायद कुछ दिन, शायद कुछ घंटे। प्रिय की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अम्मा के लिए एक साफ सफेद साड़ी निकाली, बिस्तर के पास उनका पसंदीदा गंगाजल रखा और एक छोटा सा दिया जला दिया। शाम को अम्मा ने सभी बच्चों को फिर से बुलाने की इच्छा जाहिर की। अब कहने को कुछ नहीं बचा, पर जो भी अधूरा है वो उनके सामने रह जाए, ताकि मेरा मौन उन्हें हमेशा याद रहे। राजीव, अरुण और मीना फिर से बेकरी पहुंचे। इस बार उनके हाथों में फूल थे, आंखों में पश्चाताप और दिलों में चुप्पी। अम्मा अब बिस्तर पर थीं, सांसें धीमी पर चेतना अभी भी स्पष्ट। उन्होंने तीनों को पास बुलाया। राजीव, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तू मेरा बड़ा बेटा है। मैंने तुझसे सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, और सबसे ज्यादा चोट भी। राजीव रो पड़ा, अम्मा, मैंने आपकी चुप्पी को सहूलियत समझ लिया, माफ कर दो। अरुण, अम्मा ने कहा, तू हमेशा सोचता रहा कि सही क्या है, लेकिन कभी अपनी माँ की आंखों में झांक कर नहीं देखा। अरुण ने उनकी हथेली थाम ली, अब कभी नहीं छोड़ूंगा अम्मा। मीना, उन्होंने आखिर में कहा, तू मेरी बेटी थी, मेरी परछाई। लेकिन तूने भी मुझे एक जिम्मेदारी समझा, एक दायित्व, कभी मां नहीं। मीना फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा ने प्रिय की ओर इशारा किया, और ये मेरी वो बेटी है जिसका नाम मैंने कभी रखा नहीं, पर जिसे भगवान ने लौटाया। अगर ये मेरी सेवा न करती तो शायद मैं सिसकियों में मर जाती, सम्मान के बिना। तीनों भाई बहन अब प्रिय को देख रहे थे। उनकी आंखों में अब जलन नहीं थी, बल्कि गहराई थी। प्रिय ने धीरे से पास आकर अम्मा का सिर अपनी गोद में रख लिया। पाटी, मैं यहीं हूं, हमेशा के लिए। अम्मा ने मुस्कराकर उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, प्रिय, अगर तू वही बेटी है जिसे मैंने जन्म के कुछ ही घंटे बाद खो दिया था, तो अब मैं खाली नहीं मर रही। राजीव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? प्रिय ने एक पल अम्मा की ओर देखा, फिर सबको। मेरे जन्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरी माँ का नाम कभी दर्ज नहीं हुआ। मैं एक अनाथाश्रम से निकली थी, और जब पार्टी ने मुझे अपनाया, ऐसा लगा जैसे मैं लौट आई हूं। अरुण ने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों को लगता है कि ये संयोग नहीं, शायद नियति है? अम्मा ने धीमे से कहा, जो रिश्ते खून से नहीं बनते वो आत्मा से बनते हैं, और आत्मा कभी गलती नहीं करती। उस रात अम्मा बहुत शांत थीं। सांसें अब रुक रुक कर चल रही थीं। सभी चारों ओर बैठे थे, प्रिय उनके सिरहाने, राजीव और मीना पैरों के पास, अरुण हाथ थामे हुए। अम्मा ने अपनी अंतिम बात कही, जब मैं चली जाऊं, मुझे इस बेकरी के पास ही रख देना कुछ समय। यहाँ की दीवारें मेरी सांसें समझती हैं। यहाँ की खामोशी ने मुझे फिर से जीना सिखाया। प्रिय ने वादा किया, आप हमेशा यहीं रहेंगी, पाटी। हर सुबह की रोटी में, हर बच्चे की मुस्कान में, हर प्रार्थना की सुगंध में। अम्मा ने आंखें बंद कीं। आखिरी सांस लेने से पहले
उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और एक शब्द फुसफुसाया, शांति। कमरे में एक गहरा मौन छा गया, पर वह मौन अब बोझ नहीं था। वह एक माँ की पूर्णता थी। अगले दिन बेकरी बंद रही। प्रिय ने अम्मा के शरीर को सफेद फूलों से सजाया, दिया जलाया और एक चुपचाप विदाई दी। अम्मा लक्ष्मी अब नहीं थीं, लेकिन बेकरी की हर ईंट में उनका अंश रह गया था। राजीव ने प्रिय से कहा, हम अब समझते हैं कि माँ क्या थीं। हमने उन्हें देर से जाना, पर अब कभी नहीं भूलेंगे। प्रिय ने उन्हें देखा और उत्तर दिया, अब आप उन्हें भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह हम सब में रह गई हैं। अम्मा लक्ष्मी की चिता की राख अब एक मिट्टी के कलश में रखी गई थी, जिसे प्रिय ने सावधानी से बेकरी के भीतर एक लकड़ी की अलमारी में स्थान दिया। उस जगह के चारों ओर चंपा के फूल रखे गए और एक दीपक हर सुबह जलाया जाता। वहां अब न केवल उनकी स्मृति थी, बल्कि उनका आशीर्वाद भी। बेकरी पहले जैसी नहीं रही थी। अब ग्राहक जब अंदर आते तो उनकी नजर सबसे पहले उस छोटे से कोने पर जाती, जहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, अम्मा लक्ष्मी की, हल्के से मुस्कुराती हुई, जैसे अब भी सब देख रही हों। प्रिय ने उस तस्वीर के नीचे एक तख्ती लगाई थी। यहाँ एक माँ ने फिर से जीना सीखा। यहाँ एक बेटी ने माँ को पाया। प्रिय अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई थी। सुबह सुबह उठकर वह अम्मा की साड़ी को हल्के से सहलाती, पूजा करती और फिर बेकरी का काम शुरू करती। अम्मा की गैरमौजूदगी में भी उनकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी। राजीव, अरुण और मीना तीनों ने मिलकर तय किया था कि अम्मा के लिए एक स्मारक बनाया जाए। लेकिन जब उन्होंने प्रिय से कहा कि वे अम्मा की अस्थियां गांव ले जाकर उनके पति की समाधि के पास विसर्जित करना चाहते हैं, तो प्रिय ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जब अम्मा जिंदा थीं, तब उन्हें अपने ही घर में जगह नहीं मिली। अब जब वे चली गई हैं, तब उनकी राख वहां क्यों? तीनों चुप हो गए। यह बात सीधे दिल में चुभी, लेकिन सत्य थी। राजीव ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर क्या आप चाहती हैं कि वह यहीं रहें? प्रिय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने यहीं सुकून पाया था, यहीं उन्हें वह सम्मान मिला जो जीवन भर उनसे छीना गया। अब वह वहीं रहें जहां उनकी आत्मा को शांति मिली। मीना ने कहा, हम भी हर साल यहां आएंगे। इस बेकरी को मां के मंदिर की तरह देखेंगे। अरुण ने बेकरी की एक दीवार पर एक पीतल की पट्टी लगवाई। लक्ष्मी अम्मा, एक मां जिसने चुप रहकर सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग में है। कुछ दिन बाद प्रिय ने उस सीसीटीवी फुटेज को एक सार्वजनिक मंच पर शेयर किया। वीडियो में सिर्फ अम्मा की निर्दोषता ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक सत्य था, कैसे बूढ़े माता पिता संदेह, तिरस्कार और उपेक्षा के शिकार होते हैं। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, हम सबके घर में एक लक्ष्मी अम्मा हैं। फर्क बस इतना है कि हम कब उन्हें पहचानते हैं। इस वीडियो ने मुझे मेरी मां को फिर से गले लगाने पर मजबूर कर दिया। हमने जिन्हें जन्म दिया, आज वही हमें बेगाना समझते हैं। और कभी-कभी जिन्हें हम जानते ही नहीं, वही अपना बन जाते हैं। प्रिय को देश भर से सैकड़ों पत्र आए। कुछ में धन्यवाद था, कुछ में पश्चाताप। एक स्कूल ने अम्मा की कहानी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब एक वृद्धाश्रम से फोन आया। वहां की अधीक्षिका ने कहा, हमने आपकी कहानी पढ़ी और देखा। हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को आकर बताएं कि कैसे एक अजनबी मां एक अनाथ बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। प्रिय वहां पहुंची और उसने उन महिलाओं को देखा जिनकी आंखों में वही शून्यता थी जो अम्मा की आंखों में कभी हुआ करती थी। लेकिन आज प्रिय के पास शब्द थे। अम्मा लक्ष्मी ने मुझे सिखाया कि मां होना खून का रिश्ता नहीं, आत्मा की भाषा है।
जब समाज आपको तोड़ता है तो एक माँ का प्यार ही वो चिपकाने वाला है जो हमें दोबारा इंसान बनाता है। सभा में सन्नाटा था। कुछ वृद्धाएं रो रही थीं, कुछ मुस्कुरा रही थीं। सभा के बाद एक बुजुर्ग महिला ने प्रिय से कहा, बेटी, आज मुझे लगा जैसे मेरी भी कोई बेटी है। प्रिय ने उनका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, आपकी तो मैं पहले से ही हूँ। बेकरी अब सिर्फ मिठाई नहीं बेचती थी, वह कहानियां भी परोसती थी। हर ग्राहक को एक पर्ची मिलती जिस पर अम्मा की एक सीख लिखी होती। जब घर के लोग घर न लगें तो किसी अजनबी के दिल में जगह ढूंढ लेना। प्रिय ने एक कोना और बना दिया था अम्मा का आलमारी। वहां कोई भी आकर किताबें पढ़ सकता था, चाय पी सकता था या बस बैठकर कुछ पल सुकून से जी सकता था। एक शाम जब सूर्यास्त की लालिमा बेकरी की दीवारों पर उतर रही थी, प्रिय ने अम्मा की तस्वीर के पास बैठकर एक खत लिखा। प्यारी पार्टी, आज तुम्हें गए 1 महीना हो गया, पर लगता है जैसे तुम यहीं हो। तुम्हारी चाय की महक अब भी हवा में है, तुम्हारी साड़ी की सिलवटें अब भी मेरी हथेलियों में हैं। मैं रोज तुम्हारी बातें दोहराती हूँ खुद से, ग्राहकों से और उन बच्चों से जो माँ शब्द का अर्थ नहीं जानते। तुमने मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन मुझे बेटी बना दिया। आज जब कोई माँ मुझे गले लगाती है, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा ही स्पर्श है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी सीख, तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रेम इस बेकरी की हर दीवार में जिंदा रहेगा। तुम्हारी प्रिय। प्रिय ने वह पत्र तस्वीर के पीछे रख दिया और दिया बुझा दिया। लेकिन वह जानती थी अम्मा की रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं। गर्मियों की एक दोपहर थी। हवा में आम की खुशबू थी, लेकिन बेकरी में उस दिन एक अलग ही गंध फैली हुई थी, सुगंध और स्मृति की मिलीजुली परत, जैसे किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियां हो जहां हर ईंट किसी प्रार्थना की गवाही देती हो। प्रिय बेकरी के पीछे बैठी थी, अम्मा की साड़ी की तहों को धीरे धीरे मोड़ते हुए। उसकी उंगलियां कपड़े के रेशों को वैसे ही छू रही थीं जैसे किसी माँ की गोदी से बिछुड़ी बेटी उसकी चूड़ियों की खनक को याद करती है। दरवाजे की घंटी बजी। राजीव, अरुण और मीना तीनों फिर से आए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चेहरों पर अपराध बोध नहीं, बल्कि शांति थी। जैसे उन्होंने अंततः अपने भीतर की सच्चाई से समझौता कर लिया हो। राजीव के हाथ में एक छोटी डायरी थी। उसने उसे प्रिय को सौंपते हुए कहा, ये अम्मा की लिखावट है। जब हम गांव के घर को साफ कर रहे थे तो मंदिर की अलमारी के पीछे मिली। इसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी थीं हम सबके लिए। प्रिय ने वह डायरी लेकर धीरे से खोली। पहला पन्ना ही आंसू खींच लाने वाला था। जब मेरे बच्चे मुझे बदल कर रखने की बात कर रहे थे, तब मैंने अपना गहना नहीं, अपना मन गिरवी रखा था। जब मेरी नीयत पर शक हुआ, तब मैंने चुप्पी नहीं, खुद को खो दिया था। लेकिन अब जब मैं प्रिय के घर हूं, मुझे फिर से मां होना याद आ गया है। तीनों चुपचाप खड़े रहे। प्रिय ने पन्ने पलटे। राजीव के लिए लिखा था, बेटा, तू बड़ा था। मैंने तुझसे उम्मीद की थी कि तू घर की छाया बनेगा, लेकिन तू भीड़ बन गया। तूने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन मुझे पता है एक दिन तू उस चुप्पी की ताकत समझेगा। अरुण के लिए, तू सबसे शांत था, लेकिन वही शांति मुझे सबसे ज्यादा चुभी। माँ जब गिरती है तब उसे हाथ नहीं, विश्वास चाहिए होता है। तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन मैं जानती हूँ अब तुझे नींद नहीं आती होगी। मीना के लिए, मेरी बेटी, जब तूने अपनी बेटी को मेरे लिए दरवाजा बंद करते देखा, तब क्या तुझे मेरी छाया नहीं दिखी? माँ से माँ को समझना चाहिए, लेकिन शायद समय जरूरत से ज्यादा होशियार हो गया था। प्रिय के लिए कुछ नहीं लिखा था। बस एक खाली पन्ना था,
जिस पर हल्की सी सिंदूर की रेखा थी। शायद वही सबसे बड़ा उत्तर था, एक जगह जहां शब्दों की जरूरत नहीं। मीना ने धीमे स्वर में कहा, प्रिय, हम सोच रहे हैं कि माँ के नाम पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया जाए, जहां लोग आकर पढ़ सकें, बैठ सकें और उस चुप्पी को सुन सकें जिसमें माँ की तरह का सुकून हो। प्रिय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन क्या आप उसे सिर्फ अम्मा की स्मृति के लिए बनाएंगे या अपनी गलती की क्षमा के रूप में? राजीव ने जवाब दिया, अब हमारे लिए क्षमा मांगना ही श्रद्धांजलि है। हम समझते हैं कि अब कुछ भी उनकी अनुपस्थिति को नहीं भर सकता, लेकिन शायद किसी और की माँ, किसी और की प्रिय को एक कोना मिल जाए। प्रिय ने हाँ में सिर हिलाया। अगले सप्ताह लक्ष्मी अम्मा स्मृति पुस्तकालय की नींव रखी गई, उसी बेकरी के पास जहां अम्मा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। उसकी दीवारों पर लिखा गया, जो माँ एक रोटी और एक स्पर्श के लिए तरसी, अब हजारों को विचार दे रही है। शिलान्यास के दिन गांव के कई लोग, पत्रकार, शिक्षक और बच्चे इकट्ठा हुए। मंच पर प्रिय खड़ी थी, हाथ में अम्मा की वही तस्वीर जिसे वह हर दिन सुबह पूजा करती थी। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा, माँ कोई रिश्ता नहीं, माँ एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे हमने आंखें होते हुए नहीं देखा। हमने जिसे अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया और छोड़ा। लेकिन माँ तो वही है जो सब सहकर भी आपकी थाली में पहला निवाला रखती है। सभा में मौन छा गया। कोई नारा नहीं, कोई तालियां नहीं। बस वह मौन जिसे अम्मा पूरी जिंदगी ओढ़े रहीं। प्रिय ने फिर सबको आमंत्रित किया कि वे उस पुस्तकालय में एक पत्र छोड़ें, अपनी माँ के नाम, अपने दिल की बात या अपनी चुप्पी की आवाज। उसी दिन राजीव ने पहली चिट्ठी लिखी, अम्मा, मैं जानता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हर रोटी जो मैं अब खाता हूं उसमें आपकी याद का नमक होता है। हर बार जब मैं अपने बेटे को देखता हूं, मैं डरता हूं कि कहीं मैं भी वही गलती न दोहराऊं। अब से हर पूजा में मैं एक दिया आपके नाम का जलाऊंगा, उस चुप्पी का दिया जिसे मैंने कभी नहीं समझा। मीना ने लिखा, माँ, मेरी बेटी अब अक्सर मुझसे पूछती है कि क्या दादी परी जैसी होती है। मैं कहती हूँ हाँ, लेकिन मेरे मन में अपराध बोध होता है कि मैंने एक परी को जमीनी बंधनों में बांध दिया था। मैं चाहती हूं कि वह आपको जाने, आप जैसी बने। अरुण ने लिखा, अम्मा, आपने जो कुछ नहीं कहा वह अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया है। अब मैं हर दिन एक नई नोटबुक में लिखता हूं माँ की चुप्पी के मायने। शायद एक दिन मैं भी किसी के लिए वैसा बन पाऊं जैसा आप प्रिय के लिए बनी। प्रिय ने उस दिन कोई चिट्ठी नहीं लिखी। उसने बस अम्मा की तस्वीर के नीचे बैठकर आंखें बंद कीं। भीतर ही भीतर एक प्रार्थना की, जहां कहीं भी हो पाटी, आज मैंने आपको खोया नहीं, आज मैंने आपको पा लिया। और उस शाम जब सूरज ने बेकरी की छत से झांका, दीवार पर अम्मा की मुस्कुराती तस्वीर पर एक किरण पड़ी, मानो क्षमा का उत्तर ऊपर से आ गया हो। साल बीत चुका था। मुंबई की वह बेकरी, जहां कभी एक वृद्ध माँ ने नई सांसें ली थीं, अब पूरे मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। दीवारें वही थीं, पर उनमें अब सैकड़ों हाथों के निशान थे, उन लोगों के जिन्होंने वहां आकर सिर्फ मिठाई नहीं खरीदी बल्कि अपने भीतर की कड़वाहट भी उतारी। बेकरी के कोने में आज भी वह छोटी सी पूजा की जगह वैसी ही थी। तस्वीर अब भी टंगी थी, लक्ष्मी अम्मा की, वही कोमल मुस्कान, आंखों में गहराई और माथे पर सिंदूर की एक सुर्ख रेखा। प्रिय सुबह सुबह उठकर रोज की तरह वहां बैठती, एक दिया जलाती और कुछ देर चुप रहती। यह चुप्पी अब उसकी आदत नहीं, उसका अभ्यास बन चुकी थी, मौन में संवाद करने का अभ्यास। आज बेकरी में एक विशेष दिन था।
लक्ष्मी अम्मा स्मृति पुस्तकालय को 1 वर्ष पूरा हुआ था। नगर परिषद से कुछ लोग आने वाले थे, प्रेस के भी कुछ लोग आमंत्रित थे। प्रिय ने जगह जगह रंगोली बनाई थी, दीप जलाए थे और बच्चों के लिए मिठाइयाँ तैयार रखी थीं। लेकिन प्रिय के मन में एक और विचार पल रहा था, एक निर्णय जो उसे बीते महीनों से भीतर ही भीतर कचोट रहा था। दोपहर के समय सभा शुरू हुई। मंच पर प्रिय, राजीव, अरुण, मीना और शहर के कुछ अधिकारी बैठे थे। बच्चों ने मां पर कविताएं सुनाई और फिर पुस्तकालय की दीवार पर अम्मा की एक नई पेंटिंग का अनावरण हुआ, जिसमें अम्मा रोटी बेल रही थीं और उनके पास प्रिय बैठी थी, मुस्कुराते हुए। सभा खत्म होने के बाद प्रिय ने माइक उठाया। आप सबका धन्यवाद। आप सबने इस स्मृति को जिंदा रखा। लेकिन आज मैं कुछ और कहना चाहती हूं, कुछ जो अब तक मैंने किसी से नहीं कहा। सारा हॉल शांत हो गया। प्रिय ने कहा, मैं जानती हूं, यह बेकरी अम्मा का घर थी, लेकिन अब मैं इसे एक कदम आगे ले जाना चाहती हूं। मैं यह बेकरी एक ट्रस्ट को सौंप रही हूँ, लक्ष्मी मातृत्व ट्रस्ट। यहाँ अब सिर्फ केक और कुकीज नहीं बनेंगे, बल्कि माँओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनेगा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हुई। प्रिय ने आगे कहा, इस ट्रस्ट का उद्देश्य होगा ऐसी महिलाओं को आश्रय देना जो अपमान, त्याग और अकेलेपन का शिकार हुई हों। वे यहाँ काम करेंगी, यहाँ रहेंगी और यहाँ फिर से माँ कहलाएंगी जैसे अम्मा कहलाती थीं। राजीव ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम अब यहाँ नहीं रहोगी? प्रिय मुस्कुराई, नहीं, अब मेरी जगह कोई और लेगा, कोई और जिसे यह बेकरी उसी तरह से जीवित करे जैसे यह मेरे लिए बनी थी। मैं एक नई जगह जा रही हूँ, एक गांव में जहां एक छोटा सा स्कूल है और कुछ माएँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं। मीना ने धीरे से कहा, लेकिन तुम भी तो अम्मा की तरह ही इस जगह की आत्मा हो। प्रिय ने उत्तर दिया, नहीं, अम्मा की आत्मा थी, मैं सिर्फ माध्यम थी। अब यह आत्मा फैलनी चाहिए, सिर्फ एक दुकान में नहीं बंधनी चाहिए। सभा खत्म हो गई। शाम को प्रिय ने बेकरी के हर कोने को आखिरी बार देखा। वह झूला जिस पर अम्मा बैठा करती थीं, वह ताखा जहां उनकी पूजा की किताबें रखी थीं, वह चाय का कप जिसमें उनकी आखिरी चुस्की की दाग था। प्रिय ने हर वस्तु को धीरे धीरे छुआ, जैसे कोई बेटी अपनी माँ की साड़ी के आखिरी छोर को चूमती है, ठीक वैसे। उस रात वह पहली बार अम्मा की तस्वीर के सामने रोई। पार्टी मैं जा रही हूँ, पर तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मैं जहां भी जाऊं वहां एक बेकरी सी खुशबू बसा दूंगी तुम्हारी याद की। सुबह जब पहली किरण पड़ी, प्रिय वहां नहीं थी, लेकिन बेकरी खुली थी। दरवाजे पर एक नया बोर्ड था, लक्ष्मी मातृत्व ट्रस्ट, एक माँ की रसोई, एक बेटी का सपना। भीतर अब भी वही मिठाइयाँ थीं, पर उन्हें बनाने वाले चेहरे नए थे, वृद्ध महिलाएं जो अब फिर से हंस रही थीं, जी रही थीं और माँ कहलाने का अधिकार पा रही थीं। दीवार पर अम्मा की तस्वीर अब और भी चमक रही थी और नीचे एक नई पंक्ति जुड़ गई थी, एक माँ जो गई नहीं, बस सब में बस गई। बाहर से एक बच्चा आया। उसने एक छोटी सी लड़की से पूछा, यह बेकरी है क्या? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह माँ की जगह है। और उस क्षण जैसे कहीं आसमान में एक रूह ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया।